नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, रिसेंटली हमने एक न्यूज कवर करी थी जहां पर इजराइल के ऑक्यूपाइड एरिया विच इज द गोलन हाइट्स, यहां पर ऐसा इजराइल बोल रहा था कि हिजबुल्लाह के द्वारा यहां पर क्या कर दिया गया है, बम गिराया गया और जिसकी वजह से 12 बच्चों की मौत हो गई। और उसी के बाद लगातार ट्रेंड कर रहा था ऑल आइज ऑन मजदल शाम्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको आई बटन पे ये वीडियो का लिंक जरूर दिख रहा होगा, प्लीज वहां जाइए और इस वीडियो को देखिए सो दैट आपको सारी की सारी चीजें यहां पर समझ आएंगी। देखिए, इजराइल की वॉर जो कि लगातार चल रही है हमस के साथ, इसने एक और नया टर्न यहां पर लिया है जहां पर इजराइल की जो जगह थी, जब हम बात कर रहे हैं सॉकर ग्राउंड की जिसके ऊपर हिजबुल्लाह ने यहां पर ड्रोन अटैक किया था, इजराइल ने फाइनली वार्निंग दी थी कि देखिए भाई, हम इसको रिट्रीट करेंगे, हम यहां पर जवाबी कार्यवाही करेंगे। और 2 दिन के समय के अंतराल के साथ ही सभी लोग वेट कर रहे थे कि नेतन्याहू क्या करेंगे और नेतन्याहू ने वही किया जिससे सभी लोग जिसकी उम्मीद लगा रहे थे। यहां पर इजराइल ने लेबनान की जो कैपिटल है बेरूट, यहां पर स्ट्राइक कर दी कि हिजबुल्लाह का जो कमांडर है, जो मास्टरमाइंड है, उसके अगेंस्ट यहां पर अटैक किया जाएगा। और अभी आप वेट करिए, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि हमास के लीडर को मारने की भी बात यहां पर आ रही है और यह भी माना जा रहा है कि जो यहां के इनके कमांडर है उसकी भी यहां पर मृत्यु हो गई है बाय द इजराइल अटैक। और साथ ही साथ टर्की ने भी यहां पर एक वार्निंग इशू कर दी है कि वो भी इसमें एंटर होंगे। सो पूरी की पूरी चीजें हम यहां पर समझेंगे कि क्या हुआ है। अब आप देखिए, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई देखिए, हमने एक बैरूट में एक स्ट्राइक करी थी और इसके पीछे जो कमांडर था, जो रिस्पॉन्सिबल था उन 12 बच्चों के यहां पर मर्डर के लिए, जो कि मजदल शाम्स में यहां पर हुआ था, इसी के साथ जितनी इजराइल में आसपास जितनी सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी जो कि हिजबुल्लाह के द्वारा की जा रही थी, उसको यहां पर हमने मार गिराया है। ठीक है, और हम बिल्कुल भी ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं करेंगे। और आपको पता है, जैसे ही ये घटना घटी थी, जैसे ही मजदल शाम्स की घटना घटी थी, सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्या होगा, लेकिन इंडिया, जर्मनी और यूएसए ने यहां पर वार्निंग देके अपनी अपनी एम्बेसी से एक मैसेज दिलवाया कि भाई, अगर आप लोग यहां पर हैं, लेबनान जाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह का टेंशन चल रहा है। सेम चीज यहां पर जर्मनी ने भी करी और सेम चीज यहां पर यूएस गवर्नमेंट के द्वारा भी की गई। और जैसे ही तीनों एम्बेसीज ने इस तरीके का मैसेज दिया, सबको क्लियर था कि नेतन्याहू यहां पर क्या करने वाले। कारण क्यों? क्योंकि ये जो लगातार वॉर चल रही है ना इजराइल और हमास के बीच में, इसकी वजह से नेतन्याहू की जो सरकार है ये कहीं ना कहीं वीक पड़ गई है। लोगों के अंदर एक मिसट्रस्ट आ गया है नेतन्याहू को लेके और सभी लोग बोल रहे हैं कि बस नेतन्याहू आप मर्डरर हैं, आपने हमारे लोगों को यहां पर मारा है और इनका विरोध हो रहा है। ऐसे में जैसे ही ये अटैक हुआ मजदल शाम्स का, नेतन्याहू के पास इससे बड़ा मौका नहीं था अपने लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, क्योंकि ऑल ओवर द इजराइल यहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और नेतन्याहू ने वही किया जिसके लिए बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें 2 दिन पहले भारत, यूएसए और जर्मनी की एम्बेसी ने अपने लोगों को आगाह किया था। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने बोला है, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने फौज शुक्र, जो कि यहां पर इनके हिजबुल्लाह के कमांडर है, उसे हमने मार गिराया है। हालांकि अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म न्यूज यहां पर देखने के लिए नहीं मिल रही है, बट दिस इज समथिंग विच इज वर्ल्ड मीडिया इज सेइंग। आगे अगर हम बात करें, साथ ही एक और अपडेट यहां पर आया है। जब मैं ये वीडियो यहां पर रिकॉर्ड कर रही हूं, उसी दिन 31 जुलाई की मैं यहां पर बात कर रही हूं कि सुबह सुबह का ये अपडेट है जिसमें बात की जा रही है कि हमास के लीडर को भी यहां पर मार गिराया गया है। हमास अक्यूज कर रहा है इजराइल को कि देखिए, आपने इस्माइल हनिया, जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जो कि हमास के लीडर हैं, उनको यहां पर मार गिराया है। ठीक है, और इसी के साथ इस्माइल हजनिया मतलब हमास और हिजबुल्लाह दोनों कहीं ना कहीं हमें एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा टेंशन का विषय हमें देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो रिसेंटली आपको एक और चीज समझ में आएगी कि टर्की ने भी यहां पर वार्निंग दी। टर्की क्या बोल रहा है कि देखिए, इजराइल को भूलना नहीं चाहिए कि जो चीज हमने कहां पर करी थी, हम लीबिया में की थे, हमने जो काराबाख रीजन में जो चीज करी थी आज से कई साल पहले, अगर इजराइल यहां पर रुका नहीं तो हम हमास का सपोर्ट करेंगे, हम इजराइल के अगेंस्ट जाके यहां पर हथियार उठा लेंगे। और समझिए, टर्की अगर ऐसा बोल रहा है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। कारण क्यों? कारण इसीलिए क्योंकि टर्की नाटो कंट्री है, इजराइल नाटो कंट्री नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए एक वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ने की भी संभावना हमें दिख सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि देखिए, जैसे ही टर्की के
आप यहां पर बात करेंगे, एर्दोगान ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि हम इन्वेड करेंगे, इजराइल ने भी रिटेलिएट कर दिया कि याद करिए सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था, आपको याद है यूएसए ने यहां पर सद्दाम हुसैन को मार गिराया था। और आप यहां पर देख सकते हैं टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान की यहां पर फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। टर्किश प्रेसिडेंट का यह बयान कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि इसी के साथ एक वॉर ऑफ माउथ यहां पे शुरू हो गई है और इजराइल ने अपने ऑफिशियल पोस्ट पे इसको यहां पे रिलीज किया। आप देख रहे हैं एक तरफ एर्दोगान की फोटो लगी हुई है, एक तरफ सद्दाम हुसैन की, जैसे यूएस आर्मी ने यहां पे इसको जब इनको गिरफ्तार किया था तब इसकी फोटो ली थी और ये वर्ड ऑफ माउथ यहां पे शुरू हो गए। तो क्या हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व में एक और नया युद्ध हमें देखने के लिए मिल सकता है? बिल्कुल हाँ, लेकिन आप उसके पहले समझ लीजिए कि टर्की का अगर इस पिक्चर में टर्की एंटर हो जाता है तो ये मुसीबत क्यों है। आप देखिए, अगर मैं आपको 2024 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग को यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको यूएस, रशिया, चाइना, चौथे नंबर पर इंडिया और आप देखेंगे आपको 8th नंबर पर टर्की दिखाई दे रहा है। टर्की इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है कि समझिए, आप देखिए इससे नीचे बिठाला गया है पाकिस्तान को। टर्की वो कंट्री है जिसने अभी तक कभी भी न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं करी, किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वॉरहेड टेस्ट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। अब आप सोचिए कि इसके बाद भी मिलिट्री स्ट्रेंथ में पाकिस्तान को नीचे दिखाया जा रहा है और टर्की को ऊपर दिखाया जा रहा है। इसीलिए टर्की की वार्निंग को भी हमें लाइटली लेना नहीं चाहिए। अब आप ये तो ठीक है, इजराइल को देखिए आप ये किस नंबर पर यहां पर है, आप पाएंगे कि इजराइल यहां 17वें नंबर पर है, विच मींस हम ये बोल सकते हैं कि टर्की को हल्के में नहीं लेना होगा। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं ये चीजें, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर ये युद्ध हुआ, अगर ये वॉर हुआ तो इजराइल मल्टी फेसेड, मल्टी डायमेंशनल वॉर का पार्ट बन जाएगा। कुछ इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर हमें देखने मिल रहा है इजराइल, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो हमें देखने मिलेगा लेबनान का एरिया, यहां पर वो एरिया है गोलान हाइट्स का जहां पर हमें ये सॉकर का इशू देखने मिला। हम यहां पर बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा नेशन बैठा हुआ है विच इज दी टर्की। साथ ही हम यहां पर बात करें तो अब इजराइल के साथ मल्टी फेसेड फ्रंट कैसे बन रहा है। आप देखिए, अगर टर्की यहां पर उतर आया तो टर्की वर्सेस इजराइल, इजराइल वर्सेस लेबनान, यहां पर बैठा है हिजबुल्लाह, तो यहां पर हिजबुल्लाह के साथ भी इनका यहां पर वॉर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें तो हाउतीज भी बैठे हुए हैं, ठीक है, यमन में। और आपको याद होगा रिसेंटली इजराइल ने इनके ऊपर भी क्या करा था, इनके ऊपर भी बमबारी करी थी, क्योंकि हाउतीज ने भी यहां पर क्या करा था, इजराइल को परेशान किया। अब आप सोचिए, अगर टर्की यहां पिक्चर में उतर कर आएगा तो यहां से आएगा ईरान, और अगर ईरान की एंट्री यहां पर हो गई तो यकीन मानिए यूएसए यहां पर शांत नहीं बैठेगा। और आपको लगता है अगर यूएसए और ईरान पिक्चर में आएंगे तो क्या रशिया यहां पर चुप रहेगा? जी हां, रशिया भी ऑलरेडी अपने एक फ्रंट में उलझा हुआ है, यूक्रेन वॉर। लेकिन अगर ये घटना घटी तो इजराइल के पास बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां पर सफर करना, यहां से बचना। और ऐसा हम मान सकते हैं कि अगर इस तरीके का युद्ध छिड़ा तो इंडिया एक न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, इंडिया कहीं ना कहीं एक मीडिएटर के रूप में काम करेगा ताकि वैश्विक युद्ध को टाला जा सके, और इंडिया की पोजीशन यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर हम इतनी घटनाक्रम को समझे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूं कि आगे आने वाले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जियोपॉलिटिकल दृष्टि से, क्योंकि ये 2-3 दिन निर्धारित करेंगे कि क्या विश्व में कहीं ना कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर जैसी कोई वॉर छिड़ने वाली है या फिर नहीं छिड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि पहली बार क्वाड कंट्रीज ने भी उठ के बोल दिया है कि भाई सबसे बड़ा जो इशू आया है ना, वो आ रहा है गाजा के कारण। ना गाजा का इशू और इजराइल का इशू होता, ना मल्टी फेसेड वॉर्स हमें देखनी मिलती। तो हमें सबसे पहले इस गाजा के मुद्दे को यहां पर खत्म करना होगा, क्योंकि ये मेन इशू है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन मान के चलिए कि आगे आने वाले 3 से 4 दिन बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर, और दुनिया का यहां से शायद नक्शा भी बदल सकता है। आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।